गुड मॉर्निंग। हम आज तक हमारी 4 यूनिट खत्म हो चुकी हैं। आज तक हम पढ़ते आए हैं कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेसेस, सपोज हाउ वी परफॉर्म कास्टिंग, हाउ वी परफॉर्म ग्राइंडिंग, हाउ वी परफॉर्म फॉर्मिंग and how we perform other super finishing processes। तो इन प्रोसेसेस को जब हम परफॉर्म कर रहे थे तो बहुत सारी डिफिकल्टीज क्रिएट हो रही थी। समथिंग लाइक दैट, अगर हमारा टूल लेस हार्डर है एज कंपेयर टू द मशीन्स, एज कंपेयर टू द वर्क पीस जिसकी हमें मशीनिंग करनी है, वो ज़्यादा हार्डर है, तो उस कंडीशंस में उसकी मशीनिंग डिफिकल्ट हो जाती थी या हमें टूल चेंज करना पड़ता था। कुछ अगर न्यूली डेवलप्ड आ जाते थे मटेरियल्स जिनकी हार्डनेस काफ़ी अच्छी है, तो उसकी मशीनिंग के लिए हमारे पास कोई टूल्स ही नहीं होता था। समथिंग लाइक दैट सिरामिक, हाई स्पीड स्टील, कार्बाइड, ये सारी चीज़ें। तो कंडीशंस कुछ ऐसी बन जाती थी कन्वेंशनल मशीनिंग में कि वी हैव नो ऑप्शन टू डू इन अ प्रिसाइज्ड मैनर। कर तो लेते थे हम, लेकिन प्रिसाइज मैनर में, प्रिसाइज वे में, प्रिसाइज डायमेंशंस गेन करने के लिए हम प्रोसेस को सक्सेसफुली परफॉर्म नहीं कर पाते थे। तो क्या लिमिटेशंस थी कन्वेंशनल मशीनिंग की, उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दे रहा हूँ। जो सरफेस फिनिश होती थी कन्वेंशनल मशीनिंग में वो बहुत अच्छी नहीं होती थी। अगर हमें कॉम्प्लेक्स शेप्स को बनाना होता था सरफेस कन्वेंशनल मशीनिंग में, तो वो भी एक तरह का हमारे लिए चैलेंजिंग हो जाता था कन्वेंशनल मशीनिंग में। अगर हमें हाई टॉलरेंस पे मशीनिंग करनी होती थी, हाई टॉलरेंस मीन्स देयर इज द वेरिएशन इज वेरी लो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाई टॉलरेंस? द वेरिएशन बिटवीन द अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट इज वेरी लो। ठीक है, तो अगर हमें यहाँ मशीनिंग करनी होती थी हाई टॉलरेंस और क्लोज टॉलरेंस, क्लोज टॉलरेंस में जहाँ वेरिएशंस अपर और लोअर लिमिट के बीच काफी लो होगी, हाई टॉलरेंस की बात करें तो जहाँ वेरिएशंस काफी ज्यादा होंगे, तो उस कंडीशन में भी हमें प्रॉब्लम्स आती थी। ऑटोमेशन सक्सेसफुली नहीं हो पा रहा था इन सारे प्रोसेसेस का। और सबसे बड़ी बात जो वेस्टेज ऑफ मटेरियल था वो काफी ज्यादा था। और अगर बात करें हम एक्यूरेसी की, तो वहां भी हमें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही थी, एक्यूरेसी बहुत अच्छी नहीं थी। तो ये कुछ लिमिटेशंस थी। अब इन लिमिटेशंस को ओवरकम करने के लिए कुछ अनकन्वेंशनल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस comes into the existence। अब ये why we need to adopt the unconventional manufacturing process, ये क्वेश्चन अराइज होता है। then why we need to adopt the unconventional manufacturing process? We should adopt the unconventional manufacturing process because the characteristics of manufacturing process are too good, or it is able to give us the desired shape, accuracy. We can machine any product, it may be harder or softer। तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो इस वजह से हमें अनकन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस को अडॉप्ट करना चाहिए। अगर अनकन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस की बात करें तो इसमें पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है कि
performance depends on thermal, electrical and chemical properties of the workpiece. In this process we can also use any form of energy, or you can say different types of energy. It may be in direct form or it may be indirect form. और जैसे मैंने आपको पहले बताया, परफॉर्मेंस इज इनवेरिएंट और यू कैन से इंडिपेंडेंट ऑफ स्ट्रेंथ वेरिएंट। ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर आपके वर्कपीस की हार्डनेस बहुत ज्यादा है तो वो मशीन नहीं हो सकता, या बहुत कम है तो मशीन नहीं हो सकता। ये कोई बैरियर है ही नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो मेटल रिमूवल रेट होता है वो काफी कम होता है। सॉरी, रेट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मेटल रिमूवल जो होता है वो काफी कम होता है। इट मीन्स वेस्टेज काफी कम होता है और गुड क्वालिटी प्रोडक्ट, बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट हम इसमें प्रोड्यूस कर सकते हैं। हाँ, ये थोड़ा सा अलग है कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कॉस्ट, जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट कॉस्ट होगी वो थोड़ी ज्यादा होगी। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं थोड़ा सा मटेरियल रिमूवल प्रोसेस की। तो यहाँ पे अगर हम देख सकते हैं, इसको क्लासिफाई किया गया है। कुछ ट्रेडिशनल प्रोसेसेस हैं। ट्रेडिशनल प्रोसेसेस में कटिंग है, कटिंग को कुछ सर्कुलर शेप्स, टर्निंग, बोरिंग, ड्रिलिंग में, और फिर वेरियस शेप्स, मिलिंग, शेपिंग, प्लेनिंग, ये सारी चीजों में क्लासिफाई किया गया है, जो कि आप लोग पढ़ चुके हैं। मैकेनिकल एब्रेशन को भी बॉन्डेड एब्रेशन, ग्राइंडिंग, होनिंग, कोटिंग, पॉलिशिंग, इन सारी चीजों को हम पढ़ चुके हैं। अब हमें डिस्कस करना है नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग प्रोसेसेस को। तो नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग प्रोसेसेस को हमें, या फिर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस को हमें डिस्कस करना है। तो मैंने अभी आपको बताया व्हाई वी नीड टू डिस्कस these processes, why we need to adopt these processes. ये प्रोसेसेस कुछ ये हैं कि यूएसएम भी है, एजेएम भी है। यूएसएम मीन्स टू स्टैंड्स फॉर अल्ट्रासोनिक मशीनिंग, एब्रेसिव जेट मशीनिंग, वाटर जेट मशीनिंग, इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग, इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग, इलेक्ट्रोकेमिकल ग्राइंडिंग, लेजर बीम मशीनिंग, केमिकल मशीनिंग। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारी हैं। एंड आल्सो पीबीएम, स्टैंड्स फॉर प्लाज्मा बीम मशीनिंग। ओके, तो इन सारी चीजों को हमें यहाँ पर डिस्कस करना है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज जो चीज हम डिस्कस करने वाले हैं वो हम डिस्कस करेंगे वाटर जेट मशीन। ठीक है, इसमें हम इसकी हिस्ट्री तक जाएंगे, थोड़ा सा टाइप्स क्या क्या से हैं, इक्विपमेंट्स कौन कौन सी यूज करते हैं, प्योर एंड एब्रेसिव वाटर जेट मशीनिंग को भी थोड़ा सा हम देखेंगे। एडवांटेजेस क्या क्या है, लिमिटेशंस क्या है, एप्लीकेशंस क्या है, और कुछ क्विजेस हम आपको देंगे जिसको आपको सॉल्व करके आंसर में देंगे। तो वही सारी बातें जो मैंने अभी बताई आपको, ये सारी चीजें इसमें लिखी हुई हैं, आप देख सकते हैं। Traditional machining is mostly based on removal of material using tools that are harder than the material themselves. ये चीजें मैंने आपको पहले बात कर ली हैं। Traditional machining methods are often ineffective in machining hard material like ceramics,
सारी चीजें मैंने बात कर ली हैं, बाकी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे सारी चीज लिखी भी हुई हैं, तो आप नोट कर लीजिएगा इसे। अब हम क्लासिफिकेशंस करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग या यू कैन से अनकन्वेंशनल मशीनिंग। हेलो, तो हम अनकन्वेंशनल मशीनिंग में किस किस टाइप के हेलो, in unconventional machining we can use mechanical energy, also we can use thermal energy. Electrochemical energy we can also use. By the help of electrochemical energy, reverse of electroplating mechanism also we can perform here. By using thermal energy we can operate with the LBM, or you can say ECM. Many processes are there. और केमिकल मशीनिंग के साथ हम इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग और सारी चीजें भी हैं जो हम कर सकते हैं। अब हम क्लासिफिकेशन करेंगे नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग के, अनकन्वेंशनल मशीनिंग का। तो अगर मैकेनिकल एनर्जी के थ्रू जो जो प्रोसेस हम परफॉर्म कर सकते हैं, अल्ट्रासोनिक मशीनिंग, वाटर जेट मशीनिंग, एब्रेसिव जेट मशीनिंग, आइजे, ठीक है। तो हमें आज डिस्कस करना है वाटर जेट मशीनिंग को। सारी प्रोसेसेस को हमें डिस्कस नहीं करना है, कुछ प्रोसेसेस को हम डिस्कस करेंगे। तो आज हम, अगर हम थर्मल एनर्जी की बात करें तो विद द हेल्प ऑफ थर्मल एनर्जी वी कैन perform EDM, ECM, LBM, IBM, PBM, etc. And with the help of electrochemical or chemical energy we can perform CHM, PCM and ECM also. If we will talk about the WJM, this is a cutting process with the help of fluid jet, okay. And if we will talk about USM, this is abrasion or abrasive process with the help of abrasive slurry. आप ये देख सकते हैं कि what is happening here? High velocity abrasive किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे इम्पिंच कराया जा रहा है और वहां से मटेरियल रिमूवल हो रहा है, ओके। किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे हाई वेलोसिटी एब्रेसिव इम्पिंच कराया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ नोजल्स। तो हम देख सकते हैं ये चीज, ओके। आगे बढ़ते हैं हम। हमारे पास एक टूल होता है जिससे हम क्या करते हैं, वाटर जेट को हाई वेलोसिटी और प्रेशर पे इम्पिंच कराते हैं, जिस भी मटेरियल की हमें मशीनिंग करनी होती है। अब इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि आपके पास किसी 4 व्हीलर का या 2 व्हीलर का व्हील है, आप कह सकते हैं टायर है, टायर के जो ग्रिप बनी होती है उन ग्रिप के बीच में सपोज की मिट्टी घुस गई है, ठीक है। आज जब आपको धुलना है उसको तो आप क्या करते हैं, गाड़ी को वॉशिंग करने के लिए जब लेके जाते हैं तो वो वाटर जेट का यूज करते हैं। जब वाटर जेट उन ग्रिप्स में पड़ेगा तो जो मिट्टी फंसी हुई है उसको वो निकाल देगा। तो यही सेम प्रोसेस यहाँ पे यूज हो रहा है। क्यों निकाल देगा? क्योंकि वो
हाई प्रेशर और वेलोसिटी वहां पे इम्पिंच हो रहा है, तो सेम वही प्रोसेस यहाँ भी यूज होगा। ठीक है, ये एक कोल्ड कटिंग प्रोसेस है, कोई हीट हीट अफेक्टेड जोन नहीं होता है, ना ही कोई मैकेनिकल स्ट्रेसेस और इन्वायरमेंटल हैजार्ड्स, कुछ भी नहीं होता है। ये ओनली फॉर, नॉट लिमिटेड फॉर इंडस्ट्रियल मशीनिंग या फिर नॉट लिमिटेड टू मशीनिंग, इसे इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस, फूड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में भी हम यूज करते हैं। और ये मशीनिंग प्रोसेस जो फास्ट है, फ्लेक्सिबल है, रिजनेबल है। हिस्ट्री की बात करें, 1950 में डॉक्टर फ्रांज ने पहले इसकी स्टडी की, फिर उसके बाद 1979 में डॉक्टर मोहम्मद हारिस हसीस ने इसकी स्टडी की। उसके बाद धीरे धीरे एयरस्पेस इंडस्ट्री में इसे अडॉप्ट किया गया। वाटर जेट, वाटर जेट मशीनिंग की अगर हम बात करें तो इसमें हम कोई भी एब्रेसिव पार्टिकल्स का यूज नहीं करते हैं, और जो मटेरियल रिमूवल होता है वो विद द हेल्प ऑफ इरोजन प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस का यूज हम कोल माइनिंग में भी कर रहे हैं आजकल, टर्निंग में भी कर रहे हैं। ठीक है, वाटर जेट मशीनिंग का प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल ये है कि अगर नोजल के थ्रू विद द हेल्प ऑफ हाई वेलोसिटी वाटर की स्ट्रीम्स जो है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे इम्पिंच होंगी, तो वहां से क्या होगा, मटेरियल का इरोजन हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, why uses water jet machining process? It can cut almost everything with greater efficiency and productivity. It is one of the fastest growing major machine tool processes in the world due to its versatility and ease of operation. Water jet cuts accurately reduce sharp saving money through greater material utilization. As it is softer, as it is software oriented, we get correct shape, dimensions and size. Working of वाटर जेट मशीनिंग, जो वाटर का प्रेशर रखते हैं अराउंड टू 6000 psi रखते हैं, और अगर इस प्रेशर के अराउंड हम किसी भी मटेरियल पे बम्बार्टमेंट या इम्पिंच कराएंगे हम वाटर जेट को, तो वहां से मटेरियल इरोड होगा। अब अगर हम बात करें कि जैसे कोई वाटर जेट हमारी क्या है, इम्पिंच कर रही है, स्ट्राइक कर रही है किसी भी पर्टिकुलर सरफेस पे, तो वहां से डायरेक्शन चेंज होगी। सपोज हम बॉल को थ्रो करते हैं दीवार पे, तो बॉल दीवार पे जब टकराएगा और जब वहां से रिटर्न करेगा उस पर्टिकुलर टाइम पे उसकी वेलोसिटी जीरो होगी। सेम यही प्रोसेस यहाँ भी यूज हो रहा है। अगर हम बात करें वर्किंग की में वाटर जेट मशीनिंग में, तो कुछ वेरिएबल्स हैं जैसे नोजल एडिफिस डायामीटर, वाटर प्रेशर, कटिंग फीड रेट एंड एक्सटेंट ऑफ डिस्टेंस। ये सारी चीजें जो हैं वेरिएबल्स हैं जो कि अफेक्ट करेंगी परफॉर्मेंस को वाटर जेट मशीनिंग के।
अगर हम टाइप्स की बात करें तो वाटर जेट में तो प्योर वाटर जेट मशीनिंग है और एब्रेसिव वाटर जेट मशीनिंग है। प्योर वाटर जेट मशीनिंग में हम केवल और केवल प्रेशराइज वाटर का यूज करते हैं फॉर द कटिंग पर्पज। और अगर हम बात करें एब्रेसिव वाटर जेट मशीनिंग में तो हम यहाँ पे एब्रेसिव्स का यूज करते हैं विद आल्सो विद वी यूज एब्रेसिव्स आल्सो विद वाटर जेट। ठीक है, प्रेशराइज वाटर के साथ साथ हम उसमें एब्रेसिव को भी मिक्स कर देते हैं। प्योर वाटर जेट इज यूज्ड टू कट सॉफ्ट मटेरियल whereas प्योर वाटर जेट इज यूज्ड टू कट सॉफ्ट एंड हार्ड। ये अगर हम बात करें वाटर जेट एब्रेसिव जेट मशीनिंग की तो ये सॉफ्ट और हार्ड दोनों मटेरियल की कटिंग के लिए यूज होते हैं। सम वाटर कैन बी रिड्यूस्ड विद इन जस्ट 2 मिनट फॉर एब्रेसिव जेट मशीनिंग। एल्युमिनियम ऑक्साइड, सिलिकॉन कार्बाइड, ग्रेनाइट, इन सारी चीजों की मशीनिंग हम एब्रेसिव जेट मशीनिंग से कर लेते हैं। प्योर वाटर जेट मशीनिंग की बात करते हैं, इसमें केवल और केवल वाटर का हम यूज करते हैं हाई प्रेशर पे और इसको नैरो ओपनिंग के थ्रू हम रिलीज करते हैं या फिर आप कह सकते हैं नोजल के थ्रू रिलीज करते हैं। जब ये बाहर आती है उस टाइम पे इसकी स्पीड 850 मीटर पर सेकेंड के अराउंड होती है। ठीक है, अब जो हमारी यूज है ज्यादातर हम यूज करते हैं वाटर जेट मशीनिंग का डिस्पोजल डिपे डिपर्स, टिश्यू पेपर्स और ऑटोमोटिव इंटीरियर्स, यहाँ पे ज्यादातर यूज होता है हमारा वाटर जेट मशीनिंग का। जो हमारी वाटर जेट मशीनिंग में हम जो स्ट्रीम प्रोड्यूस करते हैं उसकी जो थिकनेस होती है आप कह सकते हैं डायमीटर जो होती है 0.004 टू 0.01 इंच के अराउंड होती है, जो कि कॉमन रेंज है। इसमें मटेरियल लॉस बहुत ही कम होता है, कोई हीट इफेक्टेड जोन नहीं होता, पहले हम इस पे बात कर चुके हैं। हम इसका यूज सॉफ्ट मटेरियल्स की कटिंग के लिए करते हैं या लाइट मटेरियल की कटिंग के लिए जिनकी थिकनेस कम ज्यादातर मैक्सिमम 24 इंच तक हो, 24 इंचेस तक। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। सिस्टमैटिक डायग्राम को हम थोड़ा देखेंगे। दिस इज द डायग्राम ऑफ वाटर जेट मशीन। फ्लूइड की यहाँ पे सप्लाई हुई, यहाँ से पंप से हमने इसको पंप किया एक हाई प्रेशर पे, फिर यहाँ से हम सीधे इसको सप्लाई कर देंगे नोजल के थ्रू। और ये हमारी हाइड्रोलिक यूनिट्स है, ये कंट्रोल करेंगे किस प्रेशर पे हमें सप्लाई करना है। नोजल हमारी यहाँ पे है और ये हम इम्पिंच करा रहे हैं वाटर जेट्स को जिस भी वर्क पीस पे। ये हमारा वर्क पीस है और यहाँ पे होल्स क्रिएट हो जा रही हैं, फिर हमारी ये ड्रेनेज सिस्टम है, इसको हम वाटर को फ्लो करा दें। इसमें बर्ड्स भी प्रोड्यूस होंगे। यहाँ वाटर जेट मशीनिंग प्लास्टिक कटिंग, पेपर कटिंग, फोम कटिंग, प्रिंटेड वायर बोर्ड की कटिंग के लिए, केक कटिंग के लिए, इन सारी चीजों के लिए हम यूज करते हैं वाटर जेट मशीनिंग का। एब्रेसिव वाटर जेट मशीनिंग की अगर बात करें तो इसमें क्या करते हैं कि एब्रेसिव पार्टिकल्स को भी हम वाटर जेट के साथ साथ मिक्स कर देते हैं, तो जो इनकी कैपेबिलिटी होती है वो हाई हो जाती है। इसमें भी कोई हीट इफेक्टेड जोन नहीं होता है। अगर यहाँ पे हम बात करें कि वाटर जेट की जो डायमीटर होगी 0.5 टू 1.25 mm तक होगी, जो हमारी स्ट्रीम प्रोड्यूस हो रही है उसकी डायमीटर की मैं बात कर रहा हूँ। जो मटेरियल जिनकी थिकनेस अब like 10 inches है, they can easily cut by this process। इसमें मटेरियल लॉस थोड़ा कम ही होता है।
और जो हमारी वाटर जेट मशीनिंग है उसको हम क्विकली स्विच कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे हमें एक सिर्फ मिक्सिंग चैम्बर को ही यूज करना पड़ता है जो एब्रेसिव्स की होती हैं, बाकी इजली हम इस प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में स्विच कर सकते हैं। वर्किंग सेम उसी तरह से ही है, बस यहाँ पे एक मिक्सिंग चैम्बर अलग से बस लगा देते हैं, ठीक है। एब्रेसिव फीड यहाँ देते हैं नोजल में, यहाँ पे हम एब्रेसिव फीड देते रहते हैं। ये हमारी थोड़ी अलग सी है, बाकी सारी चीजें सेम रहती हैं, ठीक है। एडवांटेजेस की बात करेंगे हम वाटर जेट मशीनिंग के। Water jet machining used for cutting which is cheap, non-toxic and readily available. The water that keeps the job clean and dust free. Okay. The only moving parts used in the pump is the pump. Therefore, the operating and maintenance expense are low. The process is very safe to use. Very complicated designs and detailed work can be done. There is no damage of the workpiece due to the thermal stresses. Very little heat generation. Soft rubber-like material can be cut through this process, whereas sharp teeth gets clogged. अगर हम disadvantages की बात करें तो hard material cannot be cut और initial cost थोड़ी high है। एप्लीकेशंस की बात करें तो पेंट रिमूवल, क्लीनिंग, कटिंग सॉफ्ट मटेरियल, कटिंग फ्रोजन मीट, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में या लेदर इंडस्ट्री में मास इम्यूनिजेशन, सर्जरी, पीनिंग, कटिंग, पॉकेट मीनिंग, पॉकेट माइलिंग, ड्रिलिंग, टर्निंग, न्यूक्लियर प्लांट डिसमेंटलिंग, इन सारी जगहों पे हम यूज करते हैं इनका। ये सारे मटेरियल्स हैं स्टील्स, नॉन फेरस एलॉयज, टाइटेनियम एलॉयज, निकल एलॉयज, पॉलीमर्स, हनीकॉम्स, मेटल मैट्रिक्स कंपोजिट, सिरेमिक मैट्रिक्स कंपोजिट, कंक्रीट, स्टोन, ग्रेनाइट, वुड, रेनफोर्स्ड प्लास्टिक, मेटल पॉलीमर, लैमिनेट्स, ग्लास फाइबर, मेटल लैमिनेट, इन सारे मशीन मेटल्स का हम मशीन कर लेते हैं। ये जो कुछ प्रोडक्ट्स आप देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वाटर जेट मशीनिंग प्रोड्यूस किए गए हैं। अभी अब कुछ क्विजेज हैं, इसको आप देख लीजिए। वाटर जेट मशीनिंग कैन नॉट बी यूज टू मशीन, जो फ्रोजन फूड है उसका हम कर लेते हैं, प्लाईवुड का हो जाता है क्योंकि सॉफ्ट मटेरियल लेदर भी करते ही हैं, स्टील प्लेट से नहीं करते हैं। एब्रेसिव जेट मशीनिंग प्रोसेस में टेक्स प्लेस इन इंटेंसिफायर, कैचर, मिक्सिंग चैम्बर, ऑरिफिस। एब्रेसिव वाटर जेट मशीनिंग, अब मिक्सिंग चैम्बर हमें चाहिए होता है इसमें, ठीक है, तो हम मिक्सिंग चैम्बर का यूज कर लेते हैं। बाकी आप देख सकते हैं सारे आंसर्स तो दिए ही हुए हैं, तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा। What are all type of material which can be machined in using AGM? तो सारे जो मेंशन है मटेरियल्स उन सब का हम कर सकते हैं in the machining system of AWM, which one accelerates the abrasive to removal material. Water jet stream, ठीक है, ओके, थैंक यू।